हाँ तो साथियों नमस्कार। आज हम नौहर कस्बे के समीप सहावा क्षेत्र के एक ऐसे युवा से मिलने जा रहे हैं जो कि सामाजिक सरोकार, शिक्षा, संस्कृति तीनों ही चीजों का समावेश रखने वाला है। आज हम देखते हैं कि आजकल जो युवा लोग हैं, युवा वर्ग है, वह समाज सेवा से कुछ हटकर के और एक आर्थिक जो क्षेत्र है उसकी तरफ ज्यादा बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा युवक देखने को मिला जो कि जिसे जहां कहीं भी समाज सेवा का कोई अवसर मिलता है वो अपने हाथ से नहीं जाने देता है। तो साथियों, नौर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप एक शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहां तक अपना अध्ययन रखा है या अभी तक अध्ययन जारी है? आपकी जो किस प्रकार की जो स्थिति है वो हमारे दर्शकों को आप बताने का श्रम करें। सर, शिक्षा से जुड़ी हुई बात अगर मैं करूं तो मेरा मानना है कि मनुष्य को निरंतर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य सीखना बंद कर देता है तो उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं रहता। इसलिए मैंने निरंतर अभी तक शिक्षा जारी रख रखी है। मैंने 7 विषयों में पीजी कर रखा है। 7 विषयों में पीजी कर रखा है और अभी भी अध्ययन है वो जारी है। वर्तमान में मैं टाटिया यूनिवर्सिटी गंगानगर से पीएचडी कर रहा हूँ। जी सर, पीएचडी के आप शोध विद्यार्थी भी हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका जो शोध विषय है वो कौन से विषय से संबंधित है सर? सर, मेरा शोध जो विषय है वो शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक है, जिसके अंदर जो अध्यापक हैं उनकी कार्य करने की शैली, उसमें उनके कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उसके कारण उनमें किस प्रकार का तनाव रहता है, किस प्रकार वो विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि पैदा कर सकते हैं, इस विषय पर मैं अभी शोध कार्य कर रहा हूँ। जी सर, तो अब हम चलते हैं समाज सेवा की तरफ। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ये जो समाज सेवा से संबंधित जो जिज्ञासा है, इसकी जो उत्पत्ति है जिज्ञासा की, वो कहाँ से मिली? इसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से आई कि मैं समाज के जो लोग हैं उनकी सेवा करूं? सेवा की प्रेरणा की तो इसका श्रेय मैं मेरे परिवार को देना चाहूँगा, और परिवार में मुख्य रूप से मेरे पिता डॉक्टर रणधीर सिंह जी ढाका को देना चाहूँगा। मुझे याद है, बात है करीब 2000 की। उस समय हमारा जो सहावा का जो वर्तमान में सीएचसी है वो पीएचसी हुआ करता था जी। और यहाँ एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा। जी सर। उन्होंने एक बार ऐसे ही घर बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ढाका जी, हमारा जो चिकित्सालय है उसके गेट नहीं है, जिसके कारण जो पशु हैं वो चिकित्सालय में अंदर तक आ जाते हैं। तो मुझे खुद अच्छे से याद है कि हमारे घर का जो गेट था वो एक काठ के फट्टों का बना हुआ था, जबकि पिताश्री ने वहां एक गेट का निर्माण करवाया और लोहे का गेट है वो लगवा कर दिया। तो मुझे प्रेरणा मिली कि हमारे पास अगर ना हो पर हम समाज के लिए कुछ करें तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो इसका श्रेय मैं अपने पिताश्री को देना चाहूँगा, जिनसे मुझे समाज सेवा की प्रेरणा मिली। जी सर, आपके प्रेरणा का स्रोत आपकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो रही है। तो एक जैसा कि हमने हमारे नौहर कस्बे में भी और युवाओं से भी ये सुना है कि आपका रक्तदान के प्रति बड़ा आकर्षण है, तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तक आपकी ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि रक्तदान के बारे में जो आपको ये लगन लगी कि जहां भी किसी भी व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता पड़े तो मुझे रक्तदान देना चाहिए, तो ये किस प्रकार से आपके दिमाग में आया और आप लोगों तक किस ढंग से पहुंचते हैं रक्तदान करने के लिए? सर, रक्तदान की अगर बात करूं तो ये घटना 2011 की है, जब मैं जयपुर था। उस समय हमारे नज़दीकी गांव काड़वास की एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी और उस समय उन घायलों को लेके हम एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। तो वहां मैंने देखा अभी मरीजों को रक्त की आवश्यकता थी और जो परिवार के जो लोग थे साथ आए हुए थे वो भी रक्त देने से घबरा रहे थे, परंतु कुछ युवा ऐसे वहां भी थे जो अनजान के लिए अपना रक्तदान कर रहे थे। मैंने भी उस समय वहां रक्तदान किया, मैंने पहली बार वहां रक्तदान किया। उसके बाद मुझे ये लगा भी अगर हम अपने रक्त को दान करके अगर किसी को जीवन दान दे सकते हैं तो इससे बड़ा दान हमारे जीवन में कोई और हो नहीं सकता। तब से मैंने रक्तदान की प्रेरणा ली। उसके बाद मैं निरंतर हर वर्ष रक्तदान करता आ रहा हूँ
अगर हम बात करें किसी जरूरतमंद तक पहुंचने की, तो आज के समय में सोशल मीडिया इसका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पर हमारे कई रक्तदान से संबंधित ग्रुप हैं, चाहे वो चूरू से संबंधित हो, बीकानेर से हो, जयपुर से हो, या अपने नजदीकी क्षेत्र बादरा में भी ब्लड बैंक है। तो यहाँ किसी को भी अगर रक्तदान की आवश्यकता होती है तो जो जिसको आवश्यकता है वो हमें या तो व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना देता है या फेसबुक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जब हमारे पास सूचना पहुंचती है तो हम चल के सामने वाले से फोन पर बात करते हैं और उसको रक्त उपलब्ध करवाने की काम करते हैं। आपने अभी सोशल मीडिया की जो बात कही है, तो अभी मैंने कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से भी यही जाना कि आपका जयपुर जाना हुआ था। जी सर। तो वहाँ एक हॉस्पिटल में किसी बच्चे को रक्त की आवश्यकता थी, तो आप अपने किसी निजी संबंधी को लेकर के इलाज करवाने के लिए गए थे शायद वहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ऐसा कुछ मैंने वहाँ सोशल मीडिया में देखा था। और वहाँ जैसे ही आपको पता लगा कि वहाँ रक्त की आवश्यकता है तो आप सहर्ष तैयार हो गए और उस बच्चे को शायद चल करके आपने फोन किया था, ऐसा कुछ करके। और वो क्या घटना थी सर, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर, ये घटना पीछे अभी मई की है जी। मैं मेरे निजी रिश्तेदार के साथ उनका ऑपरेशन करवाने के लिए जयपुर गया था। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है चूरू का, सेवा क्रांति साहस नाम से। उसमें मैंने ये सूचना डाली कि मैं भी जयपुर आया हूँ, अगर किसी को कोई काम हो तो मुझसे संपर्क कर ले। तो उसमें ग्रुप में एक मैसेज आया भी कोई एक लड़का है जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको ओ पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता है और मेरा रक्त समूह ओ पॉजिटिव है और मुझे वैक्सीन लगे हुए भी करीब 25-26 दिन हो गए थे, तो हम 20 दिन बाद ब्लड है वो डोनेट कर सकते हैं। तो मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा जी सर, एसएमएस हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है उसमें हमें आवश्यकता है अभी, और सोमेंद्र नाम का वो लड़का था जी। तो मैंने उनको कहा भी मैं अभी सिक्कर रोड पर हूँ, अगर आप मुझे लेने आ सकते हैं तो मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा सर, लेने आने के लिए हमारे पास अभी कोई साधन नहीं है। तो फिर मैंने गाड़ी लेके मैं वहाँ गया और ब्लड डोनेट किया। और जब हम रक्तदान करते हैं तो उसकी जो एक मन में खुशी होती है उसका अन्य कोई भी मुकाबला है वो हम नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगता है रक्तदान करके, और जब हम देखते हैं भी हमारे कारण किसी की जिंदगी है वो बच सकती है तो उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक चीज और पीछे इसी फेसबुक के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने जाना कि यहीं चूरू जिले के किसी गांव में कोई एक व्यक्ति था, असहाय था, उसके कोई रीढ़ की हड्डी का थोड़ा फ्रैक्चर था या पता नहीं, ऐसा कुछ था, सोशल मीडिया में जाना था। तो वहां आपकी टीम पहुंची और उस परिवार की आपने सहायता की। तो इस प्रकार से आप वहां जाना और अपना जो निजी रूप से या अपनी जो टीम है उससे कुछ करके आर्थिक सहायता करना, तो इस प्रकार की चीजें भी क्या आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है या लोगों को पता है इस चीज का? सर, इसके बारे में बताऊं तो हमारी चूरू में एक टीम है आपनी पाठशाला के नाम से जी, उसको संचालित कर रहे हैं धर्मवीर जी जाखड़, पुलिस कांस्टेबल हैं। उनके माध्यम से मैं इस प्रकार के कार्यों में जुड़ा। अब तक हमने कई असहायों की इस प्रकार सहायता की है। कोई भी उस टीम अपनी पाठशाला में इस प्रकार की सूचना देता है भी हमारे आसपास के गांव में इस प्रकार का कोई असहाय व्यक्ति है, उसे मदद की आवश्यकता है, तो हम हमारी टीम के साथ वहां जाते हैं। सोशल मीडिया से उसको लाइव चलाकर हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं और उस समय जो हमारे व्यूअर हमें देख रहे हैं वो अपने सामर्थ्य अनुसार उसका सहयोग करते हैं। और लगभग 15-20 जगह मैं भी गया हूं तो वहां मैंने भी मेरी इच्छा के अनुसार वहां दान है वो दिया है और मेरे दोस्तों के माध्यम से भी वहां मैंने कुछ पैसे डोनेट करवाने का काम किया है। और पूरी हमारी जो टीम है वो एक लगन के साथ कार्य करती है और बहुत खुशी होती है कि हम 1 घंटा लाइव के माध्यम से करीब 5 से 6 लाख रुपए उसी समय उस मरीज को जुटा कर दे देते हैं। उसके बाद तो अन्य पैसा आता है वो अलग बात है, पर लगभग 1 घंटा में ही लगभग 5 से 6 लाख रुपए हैं वो उस मरीज के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सर, आपकी ये बातें सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार से किसी युवा के मन में दूसरों के प्रति सहायता करने का, सहयोग करने की जो बात है ये बिल्कुल प्रेरणादायी है सर। तो एक इसी प्रकार का एक वाकया और हमने सुना था कि विदेश से में कुछ रहने वाले थे, उनके बारे में आपने शायद एमपी साहब को पत्र भी लिखा था, ऐसा कुछ। तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि अगर ऐसी बात कुछ है, ऐसी चीजें, तो हमारे दर्शकों को बताएं।
सर ये घटना 2019 की है। उस समय हमारे एक तो चूरू के थे, एक नागौर के 2 लड़के थे, वो विदेश में फंस गए थे। उन्होंने टीम अपनी पाठशाला से गुहार लगाई भी आप हमारे यहाँ विदेश में जुर्माना लग गया, उस जुर्माने को आप भर के हमें यहाँ से रिहा कराएं और हम हमारी वतन वापसी हो सके। तो उस संबंध में हम नागौर गए, वहाँ लोगों से सहयोग लिया, हमने भी सहयोग किया। इस संबंध में मैंने एमपी साहब राहुल जी से बात की और सीकर के एमपी सुमेधानंद जी से भी मैंने बात की। उन्होंने भी इस बात को विदेश मंत्री के माध्यम से रखा। परंतु इसमें जो सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा वो टीम अपनी पाठशाला ने मदद करवाकर करीब मुझे याद है 2 से 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके हमने उन लोगों को वहां से छुड़वाया। आज वो लोग अपने परिवार के बीच में हैं। जब हम उन लोगों से मिलते हैं तो हमें एक असीम खुशी या आनंद प्राप्त होता है। मैं कहना चाहूंगा भी इस प्रकार के कार्य जब हम करते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी है वो मिलती है। अभी कोरोना काल में आपके यहाँ जो बच्चे आपकी संस्था में अध्ययन कर रहे हैं उनके बारे में आपने एक निःशुल्क शिक्षा की जो घोषणा की है तो वो किस तरह की है? सर निःशुल्क घोषणा की बात करूं तो हमारी संस्था सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह ने कोरोना काल के अंदर जिन बालकों के माता पिता या उनमें किसी एक की अगर मृत्यु हो गई है तो कक्षा 1 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश माध्यम और हमारा जो महाविद्यालय उसमें बीए और बीएससी में अगर कोई छात्र अध्ययन करना चाहेगा तो हम उसको निःशुल्क अध्ययन करवाएंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगा भी किसी के भी जानकारी में अगर ऐसा बालक हो तो हमें उसके बारे में बताएं। हम हमारी संस्था के माध्यम से उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज आपने हम एक ऐसे युवा से मिले जो कि आज के जो युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत भी है कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए और समाज के कार्य को करने के लिए हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो धन्यवाद।